बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बीएसपी में बगावत क्या हुई, यूपी में सियासी खलबली मच गई। मायावती ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कह दिया कि जो किया है उसका करारा जवाब मिलेगा। इधर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। सियासी बखेड़ा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की भी इसमें एंट्री हो गई है। अब समझना यह है कि इस सियासी चाल में कौन नहले पर दहला मारेगा। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी के 7 विधायकों की बगावत के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल थमा नहीं। बगावत पर बीएसपी प्रमुख मायावती सामने आई और निलंबन की जानकारी दी। साथ ही समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमले किए। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना तो साधा ही, साथ ही आने वाले एमएलसी चुनाव में दम दिखाने का दावा भी किया। हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए। मायावती का दावा है कि वो इस हरकत को भूलेंगी नहीं बल्कि जवाब भी देंगे। जो समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ थी, अब बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। लेकिन कई सियासी सवालों पर समाजवादी पार्टी जवाब देने से भी बच रही है। आपने देखा होगा जो पार्टी 0 सीट पे थी उसको 10 सीटें मिली सिर्फ समाजवादी गठबंधन की वजह से। आज जिस तरीके की भाषा हम लोगों को सुनने को मिली है, जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं ना कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। और आज जितने भी लोग थे, जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जो लोग बीएसपी के मूवमेंट की शुरुआत के लोग थे, जिन्होंने इस पार्टी पर निष्ठा और आस्था जताई थी, उनको आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि अब ये पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी के साथ है। सियासी बखेड़ा तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच खड़ा हुआ, लेकिन मायावती के बीजेपी को वोट देने के बयान के बाद बीजेपी को भी सामने आना पड़ा। मायावती के सपोर्ट देने की बात पर बीजेपी एक तरफ कह रही है हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मंत्री मोहसिन रजा ने गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाया और कहा हमने पहले भी मदद की थी, अब भी कर रहे हैं। अब उनको अपनी जितनी गलतियां याद आ रही हैं तो आ जाएं, एक ही दिन आए और खुद अपनी गलतियां गिनवा लें मायावती जी। एक दिन अखिलेश जी भी आ जाएं, वो भी गलतियां गिनवा दें। मगर एक गलती दोनों की जो है वो कॉमन है, वो है कि आप सरकार में आए, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है और लूटकर आपने अपनी तिजोरियां भरी हैं। इसके लिए दोनों सार्वजनिक एक साथ मंच पे आके माफी मांगे। बहन जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब उस समय भी आप पर हमला हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा की थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और हमने दलितों का सम्मान किया है, उस समय आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और आज भी हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। इसलिए बहन जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ आप रहिए। इस पूरे सियासी खेल में कांग्रेस को भी मैदान में आना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर बीएसपी के बहाने बीजेपी रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा और लिखा इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया। बगावत बीएसपी के विधायकों ने की, लेकिन सियासी उबाल ऐसा आया कि कोई भी दल इससे अछूता नहीं रहा। इस पूरे घटनाक्रम से इतना तो तय है कि आने वाले चुनावों में नए सियासी समीकरण बनेंगे। अब देखना होगा यूपी की राजनीति में नहले पर दहला कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सांसद मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उदयवीर सिंह जो पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप माथुर जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का यूपी मांगे उत्तर में। थोड़ी देर में हमारे साथ बागी विधायक असलम रायनी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहला सवाल उदयवीर जी आपसे है मेरा। मायावती कह रही है करारा जवाब मिलेगा, तैयार रहिएगा एमएलसी चुनाव में। देखिए, पिछली बार राज्यसभा चुनाव में हमने उनके साथ खुला समर्थन किया था। उनका उम्मीदवार जीता नहीं तो हमने एक सीट उनको विधान परिषद में दी। तो इससे ज्यादा तो नुकसान करने की वो बात भी नहीं कर पा रही। हम इस बार अगर पर्चा खारिज नहीं होता तो ये निर्दलीय भी जीतता, और 2 विधान परिषद की सीट पिछली बार भी जीते थे, आगे भी जीते। जहां तक करारा जवाब देने का सवाल है, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसी समय उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ने की एक तरफा घोषणा कर दी थी, और तब से लगातार वो समाजवादी पार्टी के बारे में जो बयान देने थे दे रही थी। हमने एक बार गठबंधन किया, उनके सम्मान से साथ पूरा गठबंधन रखा, और व्यक्तिगत सम्मान हम आज भी करते हैं। अगर वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं बसपा के लोग, अगर बसपा के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि भाजपा से मिल गए हैं उनके नेता, तो आज उन्होंने वो बात साबित कर दी। आज ये घोषणा करके कि जरूरत पड़ेगी तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे, वो घोषणा कर दी। आज वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। इससे पहले 3 बार सरकार उन्होंने भाजपा के साथ बनाई, भाजपा के खिलाफ बोला। तो ये तो बसपा को स्पष्ट करना है कि आप असलियत में किसके खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि आपने भी वही किया। उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ इशारा किया और कहा कि आपने भी वही किया जो आपके पिता ने किया था, धोखा देने का काम किया है आपने। क्या किया बताइए? नहीं, क्या किया? वो तो आप पर आरोप लगा रही है सीधे, वो तो आप पर आरोप लगा रही कि बागी विधायक जो है वो आपके दबाव में गए पार्टी छोड़ के। नहीं, आरोप तो क्या आप ऐसा करते हैं कि बहन जी ये कहें कि हम और बसपा मिले हुए थे, हम और भाजपा मिले हुए थे, हमारी पोल खुल गई है? क्या ये आप आशा करते हैं? आप क्या ये आशा करते हैं उनसे कि वो आपसे ये कहें कि हम और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए थे, चुपचाप अंधेरे में मिल रहे थे, भारतीय समाजवादी पार्टी ने टॉर्च जला के हमको सबके सामने दिखा दिया? क्या ये बोलेंगी? बोलने के लिए तो कुछ न कुछ हर नेता बोलता है। तो आपको ये पहले से अंदेशा था कि बीएसपी और बीजेपी के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए आपने बीएसपी के विधायक तोड़े? आप ये मान रहे हैं बात? सुनिए, नहीं हमने क्यों तोड़े? नहीं, आपको गलतफहमी है। हमने नहीं, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आपने कहा कि आपने टॉर्च जलाया, तो वो टॉर्च कैसा जलाया आपने? नहीं मांगा। उदयवीर जी, टॉर्च ऐसा जलाया कि जब 2:55 तक उन्होंने उन पे वोट नहीं थे, उन्होंने हमसे वोट मांगे नहीं। जब उन्होंने नहीं वोट मांगे और कोई हमारे वोट नहीं मांग रहा, उदयवीर जी मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोकना चाह रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ उसी पर सवाल कर रहा हूँ जो मायावती कह रही है, मेरे ये अपने सवाल नहीं है। उदयवीर जी बस आपने जो कहा उस पर ही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि उन्होंने हमसे विधायक नहीं मांगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने फोन किया, पहले से सारी जानकारी दी, उसके बावजूद ऐसी हरकत, ये उनका बयान है। नहीं दी, उनका बयान गलत है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने हमसे मदद मांगी थी, उनके नेता लालजी वर्मा हमारे नेता राम गोविंद चौधरी के पास आए थे, जो सदन में दोनों नेता हैं, और राम गोविंद चौधरी जी ने समर्थन दिलाया था। उनको दोबारा आना चाहिए। क्या राज्यसभा के वोटों की बात टेलीफोन पे होती है कि मैंने मिस कॉल किया था, उन्होंने सुना नहीं? ठीक है, ये मैं पूछूंगा। कोई व्यक्ति ये मैं असलम रायनी जी आ जाएं, और हम रोज मिलते हैं। बिल्कुल, असलम रायनी आ जाएं हमारे साथ, उनसे मैं पूछूंगा, कोशिश रहेगी मेरी जल्दी जुड़ जाए वो। मुकेश राजपूत जी से सवाल ले लेता हूं, क्योंकि इस पूरी उठापटक में मुकेश जी आपकी एक और बी टीम तैयार हो गई है, वो है बीएसपी। ये कांग्रेस भी इशारों में कह रही है और समाजवादी पार्टी ने तो मोहर लगा दी। नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने खुद ही कह दिया हम देंगे बीजेपी को। हाँ, मृदुल जी, अभी हमारे उदयवीर जी बता रहे थे कि जिस तरह से इन्होंने बसपा का साथ दिया, समाजवादी पार्टी ने मायावती के ही साथ नहीं, बहन जी के ही साथ नहीं, पता नहीं उनका एक इतिहास है
धोखाधड़ी देने का उन्होंने एक इतिहास रच रखा है समाजवादी पार्टी ने। सबसे पहले उन्होंने 1995 में गेस्ट हाउस कांड किया था। दूसरी बार उन्होंने एक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, उनके साथ भी धोखा किया था। उन्होंने 1989-90 उन्हें धोखा दिया था। उसके बाद चंद्रशेखर के साथ भी उन्होंने धोखा दिया। फिर उसके बाद में आके उन्होंने माननीय कल्याण सिंह के साथ धोखा दिया। अभी जब महागठबंधन बना तो महागठबंधन में भी माननीय मुलायम सिंह जी ने धोखा दिया। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी धोखाबाजों की पार्टी है, या ये कह लीजिए कि वहां भ्रष्टाचारियों की, गुंडागर्दियों की पार्टी है। एक मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार एक पत्रकार बंधु थे हमारे, तो जेपी शुक्ला जी द हिंदू विषय पर बात नहीं हो रही है। मैं उसी पर आ रहा हूँ उदयवीर जी। अगर आरोप प्रत्यारोप करना है तो नहीं, इतिहास के पन्ने अगर खंगालने बैठेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। मुकेश जी बात नहीं हो रही। मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। आज का जो विषय है उस पर बात नहीं कर रहे। मुकेश जी बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने किस किस को धोखा दिया मैं जानता हूँ, बताना भी जानता हूँ। सारी आप दोनों पार्टियां जो बैठे हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों बहुजन समाज पार्टी से एक एक बार मिलकर सरकार बना चुकी है। एक बार मिलकर सरकार बना चुकी है। इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। आपने बनाई है मुकेश राजपूत जी सरकार, लेकिन एक कदम आगे बढ़ा के मैं सवाल पूछता हूं, अगर धोखा होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीवन भर धोखा देती आई है। मुकेश जी अपना जवाब दें, नोवा उम्मीदवार क्यों नहीं लड़ाया इन्होंने? अगर ये साजिश नहीं कर रहे थे बैकडोर से राज्यसभा भेजने की, अगर इन्होंने पर्चा खारिज नहीं कराया तो बताएं कि पिछली बार 9 सीट जीते थे, इस बार नोवा उम्मीदवार क्यों नहीं लड़ाया? समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन के सामने 9 सीट जीते, इस बार तो अलग अलग थे। नहीं मुकेश जी एक सवाल और है। उदयवीर जी तो पूछ रहे हैं आपने नौवा उम्मीदवार क्यों नहीं लड़ाया। मुकेश जी एक सवाल और है, आपके एक मंत्री कहते हैं कि दोनों सरकारों ने लूटने का काम किया है। आपके एक मंत्री कहते हैं कि हम मदद के लिए आगे आएंगे, आप डरिए मत बहन जी। दोनों मंत्री अलग अलग बात कह रहे हैं जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या अन्य किसी के साथ। मुकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे संपर्क करने की। हमारे साथ असलम रायनी भी जुड़ गए हैं। असलम रायनी जी आवाज। हाँ मुकेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो कंप्लीट कर दीजिए अपनी बात 30 सेकंड में। असलम रायनी भी आ गए हमारे साथ। हाँ नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही सहयोग किया है, कभी किसी के साथ में नहीं। तो वोटों का भी सहयोग करने की प्लानिंग थी क्या आपकी? मैं आता हूं मुकेश जी आपके पास। असलम रायनी हमारे साथ जुड़ गए। असलम रायनी जी, अब ये बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, हालांकि आपके पास लेटर पहुंच गया होगा निलंबन का, और आज खुद मायावती ने आकर कहा है कि ये धोखा दिया है और वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। ये पूरा बगावत का खेल समाजवादी पार्टी ने किया था सर? ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मैं 26 अगस्त को कोरोना, मेरी हालत बड़ी गंभीर थी। 27 अगस्त को मैं एक छोटा मैसेज इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजता हूँ और 4 घंटे के अंदर वो मुझे चंदन हॉस्पिटल से वेदांता हॉस्पिटल रिफर करा देते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं अपने इस जो पूरे उत्तर प्रदेश के बादशाह हैं, इस मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, मैं अपने जिले के साथ साथ मेरे पूरा परिवार उनका कोट धन्यवाद आज भी देता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिंदगी तो ईश्वर और खुदा देता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी मदद की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप प्रदेश के जनप्रतिनिधि तो हैं ही, आप प्रदेश के नागरिक भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो तो किया ही। लेकिन इस बीच आप ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपने मुलाकात की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से, उसकी सच्चाई क्या है? नहीं, मैंने कोई भी मुलाकात नहीं की, ना मेरा कोई फुटेज है,
केवल मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एक वीडियो, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर माननीय योगी जी की इतनी तारीफ कर दी कि उसको पूरे देश के 1,80,00,000 लोगों ने जब देखा। नहीं बिल्कुल, तो हमारे मैं इसमें कोई सवाल खड़े कर ही नहीं रहा हूं असलम रायनी जी। मेरा सवाल सीधा ही है, आपकी मदद मुख्यमंत्री ने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने रामजी गौतम का प्रस्तावक बनकर फिर वापस क्यों अपना नाम ले लिया? इसके पीछे क्या कारण है? क्या योगी जी ने मदद की इसलिए ऐसा किया आपने? ऐसा तो नहीं हो सकता। सारे कोऑर्डिनेटर 3 महीने से, जब से मैं बीमार हुआ हूँ, हाँ, इनको प्रताड़ित करने का काम, उत्पीड़ित करने का काम, और इनके कोई भी पार्टी के फोरम पर मीटिंग होती है तो ये ना तो विधायक को बुलाते हैं, ना इसकी सूचना देते हैं, और नया प्रत्याशी, जितने विधायक, हम लोग 18 विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों में नया प्रत्याशी उतारने का काम करते हैं। एक तरफ मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ अस्पताल में, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कर रहे हैं, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के कोई नेता मेरा हाल नहीं लेता है। केवल उत्तर प्रदेश के 2 लोगों ने मेरा हाल लिया, एक तो माननीय योगी जी ने, और दूसरा 1 हफ्ते के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यादव जी फोन करके मेरा हाल लेते हैं। तो निश्चित है कि अगर कभी भी अगर ये हमको चाय पर बुलाएंगे, हाँ, मैं लोगों के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा, मुकेश जी से भी लूंगा, उदयवीर जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं मैं। प्रदीप माथुर जी, क्योंकि कांग्रेस अब कह रही है, इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया कहने के लिए, क्या मायने सर इसके? क्या कहना चाहती है कांग्रेस? सब मिले हुए हैं? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, मुकेश जी से भी लूंगा, उदयवीर जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी आप सुन रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रदीप जी, आप स्पीकर पे अपने फोन को किए हुए हैं। हेलो, अगर, हाँ कहिए प्रदीप जी, सुन रहा हूं मैं आपको आराम से। हेलो हेलो जी कहिए, सुन रहा हूं मैं आपको। हेलो, कांग्रेस कह रही है कि अब कुछ बाकी रह गया है क्या? तो कौन किसकी टीम में नजर आ रहा है आपको? देखिए, अब क्या, अब तो चुनाव हो गए, परंतु धोखाधड़ी की राजनीति सामने आ गई। स्थिति यह है कि भुआ भतीजे का रिश्ता, बहन और भाजपा का रिश्ता लालजी टंडन के आदरणीय मायावती जी राखी बांधा करती थी, तो ये सामने स्पष्ट हो गया। और मेरे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी ने आज कैंडिडेट क्यों खड़ा किए। मैनेज कर लेते, हो जाती नवी कैंडिडेट। स्थिति क्या है, ये गेम प्लान तो सारा बीजेपी का किया हुआ था कि एक कोई कैंडिडेट खड़ा होता, किसी तरह अपना निकाल लेते। तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है इस प्रदेश में और देश में, और सब कुछ मुमकिन है। इस तरह का गेम प्लान वो करते हैं कि लोग देखते रह जाए और लोग अचंभित हो जाए। इस तरह के काम होता है इसमें कि लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है। मैं इसका जवाब मुकेश राजपूत जी आपसे चाहता हूं। प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि सारा गेम प्लान तो आपने रचा है, अब आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं और मजा लूट रहे हैं। देखिए, प्रदीप जी जो कह रहे हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके 8 क्लियर कैंडिडेट जीत रहे थे, जिनके 8 कैंडिडेट उन्होंने लड़ाए, दूसरा छोड़ दिया। यदि दलित समाज का कोई भी कैंडिडेट जीत रहा है तो वो जीत जाए, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने एक उद्योगपति को ले आए और खरीद फरोख्त का काम चालू सर, ये तर्क ऐसा है मुकेश जी, क्या आपके पास कोई दलित कैंडिडेट नहीं था, आप ऐसा कहना चाहते हैं? मायावती की पार्टी के पास ही दलित कैंडिडेट की सारी जिम्मेदारी है? नहीं, कैंडिडेट मेरे पास कैंडिडेट थे, एक नहीं, मेरे पास में सैकड़ों कैंडिडेट दलित समाज के हैं, लेकिन हम लोग खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते हैं। उदयवीर जी, खरीद फरोख्त क्या समाजवादी पार्टी कर रही थी? कौन कर रहा था? यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उदयवीर जी, मैं मुकेश जी, आपने कहा आप खरीद फरोख्त के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या समाजवादी पार्टी तैयार थी? उदयवीर जी,
कौन कर रहा है खरीद फरोख्त? नहीं, समाजवाद देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा इतिहास रहा है खरीद फरोख्त। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार, मुकेश जी आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ, आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ। उदयवीर जी कहिए। मुकेश जी रुक जाए तभी तो। हाँ कहिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या पिछली बार भीमराव अंबेडकर उम्मीदवार, दलित उम्मीदवार नहीं थे जिनके खिलाफ आपने पूरा मैनेजमेंट करके अशोक अनिल अग्रवाल जी को जिताया? और मैनेजमेंट जब हमारा उम्मीदवार ही नहीं था, हमने तो 255 पे पर्चा दाखिल किया जब किसी ने हमसे वो भी एक इंडिपेंडेंट का समर्थन किया। हम अगर चाहते मैनेज करते तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारते। जब 255 तक किसी ने मदद हमसे नहीं मांगी तो हमने एक उम्मीदवार, लोकतंत्र में हम पे वोट है तो हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। खरीद फरोख्त नामांकन होने के खत्म होने से पहले ही पता लग गई मुकेश राजपूत को कि खरीद फरोख्त हम कर रहे हैं। मैं एक छोटी, और ये पता पिछली बार क्यों नहीं लगा जब अनिल अग्रवाल एक उद्योगपति को आप लड़ा रहे थे भीमराव अम्बेडकर के सामने? नहीं गेम प्लान तो जो अरे पिछली बार क्यों किया भीमराव अम्बेडकर के सामने? मैं उदयवीर जी एक मेरा सवाल है। उम्मीदवार था भीमराव अम्बेडकर, उसका नाम तो बेचारे का बाबा साहब के नाम राशि भी था। क्यों? इसलिए उन्होंने आपने उद्योगपति बुलाए, इसीलिए तो आप मेरा कैंडिडेट क्यों है? निर्दलीय उम्मीदवार है। आपने बजाय निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, आशीर्वाद तो आपका है। उदयवीर जी आपकी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, आशीर्वाद क्या उनका रिश्ता है? अब ये सबने देखा सर, 4 दिन पहले की घटना है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, 4 दिन में सब कुछ घटा है। मैं बताता हूँ। नहीं आप मृदुल जी नहीं। हाँ मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप कहिए। मैं बताता हूँ, कहिए। एक मिनट रुक जाइए मुकेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। उदयवीर जी जवाब दें, उसके बाद असलम रायनी। हाँ कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी पार्टी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया, उसके समर्थन में पार्टी के आदेश पे वो गए। निर्दलीय उम्मीदवार और पार्टी के उम्मीदवार में ये अंतर है कि अगर वो जीत जाता निर्दलीय उम्मीदवार तो वो मेरी पार्टी का सांसद नहीं होता, वो कहीं भी जा सकता था। क्योंकि हमारे पास वोट नहीं थे अपने आप जिताने के, तो हमने निर्दलीय को अपने वोट दिए और वो सबसे वोट मांगता। वो बसपा से भी मांगता जब उसका पर्चा वैध हो जाता, तो वो भाजपा के बागियों से भी मांगता, कांग्रेस से भी मांगता। वो तो सबका उम्मीदवार होता ना, मेरी पार्टी का सांसद नहीं होता, न मेरी पार्टी का उसमें व्हिप लागू होता। लेकिन उदयवीर जी जितनी सीधी पिक्चर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी सिंपल है नहीं। उदयवीर जी वो जरूर निर्दलीयत है प्रकाश बजाज, लेकिन क्या बसपा जो आरोप लगा रही है कि उनकी तो यही कोशिश थी समाजवादी पार्टी की कि हमारा उम्मीदवार ना जा पाए। ये मेरे आरोप नहीं है, कल लालजी वर्मा सामने आए, उन्होंने आरोप लगाए। सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तो आदत ही ऐसी है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि क्या लालजी वर्मा ने हमारी पार्टी से समर्थन मांगा? जब उन्होंने हमसे समर्थन नहीं मांगा तो हमसे अपना उम्मीदवार लड़ाने से मना कैसे कर सकते हैं? मेरी पार्टी में वोट है, मैं किसी को लड़ाऊं? या तो आप मुझसे मदद मांगिए, आप मदद भी नहीं मांगना चाहते, गठबंधन भी तोड़ देंगे और मेरे उम्मीदवार लड़ाने पे आपको आपत्ति भी है। मैंने तो नहीं पूछा कि आपने बसपा ने क्यों उम्मीदवार लड़ाया, वो लड़ाते, वो बताते कैसे जिताना चाहते। असलम रायनी को मैं चाहता हूं कि वो चर्चा में आए। और जैसा उदयवीर जी आप कह रहे हैं, देखिए दोहरी बात तो ये कि आप कुछ कह रहे हैं, मायावती कुछ कह रही है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, सच कौन कह रहा है। एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाए जाए। मायावती जी ने जो आरोप लगाए, अपनी बात बचाने के लिए नहीं बिल्कुल सब अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। असलम रायनी जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मायावती सामने आई, एक मिनट उदयवीर जी, हाँ सुनो, चुनाव के दूसरे दिन उन्होंने पर्चा भरवा दिया। हाँ चुनाव के दूसरे दिन बसपा से पर्चा भरवा दिया, ठीक, तो समर्थन मांगना चाहिए। अगर नहीं मांग रहे हैं तो हम देखिए उदयवीर जी, मुझे नहीं पता आपने मायावती को आज कितना सुना है, मायावती को आज कितना सुना है, लेकिन मैंने उनके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हर एक बात सुनी और मायावती दावे के साथ कहती है कि हमने फोन किया। ये किसी और ने नहीं कहा, मायावती कह रही है कि हमने फोन किया था। किसको फोन किया, क्या बात हुई, ये हम नहीं जानते। मैं असलम रायनी जी को इसलिए ला रहा हूं चर्चा में, उदयवीर जी इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अगर फोन किया होता और अगर इतनी बात चल रही थी और असलम रायनी प्रस्तावक थे रामजी गौतम के, तो असलम रायनी को यह बात पता होनी चाहिए। असलम रायनी जी आप प्रस्तावक थे, प्रस्तावक जब तक रहे, आप जब तक आप प्रस्तावक उनके बने रहे, क्या ये समर्थन मांगा जा रहा था?
कतई ने, मैं तो पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं श्री राम जी गौतम का ना तो मैं प्रस्तावक था, न हम सभी विधायकों ने कोई उस प्रस्तावक के कागज के ऊपर कोई हस्ताक्षर किया था। जो मैं कल सेंट्रल हॉल में अपने विधायकों के साथ में गया था, इस बात का मैंने शपथ दिया था, शपथ पत्र नोटरी एफिडेविट के साथ में, कि जो मेरे प्रस्तावक पर मेरे हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए हैं इसको वापस लिया जाए। मैं कई चुनाव लड़ चुका हूं, मैंने देखा हूं चुनाव आयोग का एक नियम है कि जब कोई विधायक या एमपी अपने जनपदों में नॉमिनेशन कराता है, उसके 2 प्रस्तावक होते हैं। कोई प्रस्तावक अगर अपना नाम खींच लेता है तो ऑटोमेटिक उसका पर्चा खारिज हो जाता है। ये संविधान प्रक्रिया हुई कि हम लोग नोटरी एफिडेविट देते हैं। अब यही सवाल है असलम रायनी जी, मुझे याद है असलम रायनी जी, आपने जो बात बताई, आपने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं। कल भी मेरी आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा हुई, आपने कहा कि मैं भी कोर्ट जाऊंगा कि आखिर ये पर्चा कैसे पास हो गया है, इसको वैध कैसे माना गया है। प्रदीप माथुर साहब, पर्चा निरस्त होता है निर्दलीय प्रत्याशी का, नामांकन निरस्त कर दिया जाता है, अवैध पाया जाता है उसे, लेकिन वैध कर दिया जाता है रामजी गौतम का। अब इसी बात पर भी चर्चा हो चुकी है कि मसला हम कोर्ट में उठाएंगे। प्रकाश बजाज कहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। इस सारे खेल के बीच आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ने खेल रचा? देखिए, बीजेपी ने गेम प्लान इस तरह खेला कि यदि रामजी गौतम जीत जाते हैं तो मायावती जी उनके पक्ष में एक फेवर मिलता उनको, परंतु गेम उलट गया और एक निर्दलीय प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। यदि उनका पर्चा खारिज नहीं होता टेक्निकल ग्राउंड पे तो वो राज्यसभा के एमपी बन जाते। तो दांव उल्टा पड़ गया और ये जो बजाज साहब थे उनका पर्चा खारिज हुआ और इस तरह से खेल सारा बिगड़ गया। लेकिन प्रदीप जी मैं इस पर भी आपको कमेंट चाहता हूं। असलम रायनी कह रहे हैं कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, प्रकाश बजाज कह रहे हैं हम भी कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अब कोर्ट तो वो तब पहुंचेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आ रहा हूं देवी जी। तो लकीर पीटने की बातें होती है, कोर्ट में मामले 5-5 साल चलते हैं। कौन किसने क्या देखा, कोई भी जाता रहे कोर्ट में, वो तो लकीर पीटने की बातें होती है। ठीक है, मैं मुकेश राजपूत जी एक सवाल कर रहा हूं, उसके बाद आऊंगा उदयवीर जी आपके पास। मुकेश जी, घूम फिर के बात आ रही है बीजेपी पर कि सारा खेल जो है बीजेपी ने रचा है, लेकिन आपके 2 मंत्री सर अलग अलग बात बोल रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह बोल रहे हैं कि दोनों सरकारों ने लूट का काम किया, चाहे वो बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बीएसपी की सरकार हो, और बीजेपी कह रही है, यहां मोहसिन रजा कह रहे हैं कि हम तो मायावती के साथ हैं। अब आप क्लियर कर दीजिए सर कि पार्टी किसके साथ है, कहां पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट 8 उतारे वो 8 उनके निर्दलीय जीत गए। अब एक सीट छोड़ दी गई। अब एक सीट के लिए इसीलिए छोड़ा गया था कि इस पर जो भी व्यक्ति आएगा सही सलामत आएगा। ने कैंडिडेट अपना उतारा, बहन जी की पार्टी से आए दलित समाज के, तो हम लोग सोचते थे कि इसको, लेकिन सर ये सहानुभूति और ये कोशिश क्यों की जा रही है? आप इतने, क्योंकि एक एक सीट के लिए किस तरह की लड़ाई हो रही है राज्यसभा में वो हम सब देख रहे हैं। अभी नहीं सर, पिछले सालों में कई सारे राज्यों में राज्यसभा के लिए लड़ाई हुई, लेकिन एकाएक इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? नहीं शर्मा जी मुकेश जी, शर्मा जी देखिए, बीजेपी कभी खरीद फरोख्त की विश्वास नहीं करती है। दूसरा हम बताएं, बीजेपी पहली बार ये मेहरबानी या पहली बार ऐसा उपकार नहीं कर रही है। देश के अंदर सबसे पहले सीएम हिंदुस्तान में कोई सीएम दलित महिला कोई बनी, वो मायावती जी को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आप मुकेश जी मुझे अलग ट्रैक पर ले जाना, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ। आप देखिए सर, बहुत सारे राज्यों के उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, बैठे बैठे यहीं पर बैठे बैठे उदाहरण दे सकता हूँ राज्यसभा चुनाव की। आप गुजरात की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, किस तरीके से निर्दलीय कैंडिडेट भी उतरे हैं या पार्टी के कैंडिडेट भी उतरे, क्रॉस वोटिंग तक बात पहुंच गई है, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसी हमदर्दी मायावती से क्यों? रात भर बैठे रहते चुनाव आयोग में जाके, वो तो है, सबने देखा। बस मैं हमदर्दी का पूछ रहा हूँ मुकेश जी, हमदर्दी क्यों? हमदर्दी मेरा कहने मतलब है, हाँ,
नहीं, हमदर्दी देखिए हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी जी हो या इससे पहले माननीय कल्याण सिंह जी रहे हो या इससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी रहे हो उत्तर प्रदेश में, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के लिए या बहन जी के साथ हमेशा सिंपैथी रखी है। उन्होंने सोचा खरीद फरोख्त को हम कभी विश्वास नहीं करते हैं और हम लोग गुंडागर्दी के आधार पर जो पॉलिटिक्स करते हैं उन पर हम लोग विश्वास नहीं करते। सर ये चुनाव में भी याद रखिएगा, आपका कहना है कि आपने सिंपैथी रखी है, सिंपैथी रखी है तो किस आधार पर रखी है? आप कह रहे हैं कि दलित हमारी स्थिति है नहीं हम जीत ले। ठीक है उदयवीर जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए उदयवीर जी। देखिए ये रुके तो मैं बताऊं। हाँ कहिए। देखिए 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात, इन लोगों ने कहा वो उद्योगपति है, खरीद फरोख्त कर रहा है। वो बजाज नाम होने से उद्योगपति नहीं हो जाता, वो एक वकील है जिसकी हैसियत 1 करोड़ रुपए की भी नहीं है। 50 लाख से नीचे का उसका एफिडेविट, उसके पैसे हैं। तो पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे उद्योगपति बताया, कैसे करोड़पति बताया। दूसरी बात, अगर आपकी सिंपैथी थी, आप चाहते थे एक दलित उम्मीदवार जाए, तो आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी समर्थन की। आप तो चुपचाप बैठे रहे आखिरी दिन तक, तो आप तो सोच रहे थे कि धीरे से हो जाए, कुछ पता भी न चले। अगर आपकी सिंपैथी थी और दलित उम्मीदवार होने के नाते समर्थन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं बताया, आज मुकेश राजपूत ने बताया। और यह भी बताना चाहिए कि पिछली बार भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब का नाम राशि भी था, उसके पीछे क्यों पड़े थे आप इतनी ताकत लगा के? और तीसरी बात, 9 सीट जीतने के लिए 324 वोटों की जरूरत है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विद्रोह करके खड़े हो गए थे? जो बिकने का डर था, जो आप खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? इनको लगता है कि इनकी पार्टी के विधायक ये महसूस कर रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, आपने उनका सम्मान नहीं किया, इसलिए वो कहीं और जाके वोट दे देंगे। आपने तो अपनी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं। हमने तो एक पर्चा इसलिए भरवाया कि हमारे सिंबल पे 48 विधायक हैं, हमें 36 वोट चाहिए, हमारे पास 12 अतिरिक्त हैं, तो हम किसी और को दे तो सकते हैं, अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये दोगली राजनीति क्यों हो रही है? आप बताओ, आप खुल के कहो। मुकेश जी एक बहुत छोटा कमेंट, इसके बाद असलम रायनी जी आपके पास आ रहा हूं। असलम रायनी जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी बहुत छोटा कमेंट 30 सेकंड का आ रहा हूं। प्रदीप जी इसके बाद आपके पास। नहीं बना तो नहीं बना। और कल्याण सिंह जी के साथ अपमान हुआ, कल्याण सिंह जी का अपमान किया भाजपा ने। अपमान तो किसके साथ हुआ ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है सर, आपसे नहीं दशकों से होता आ रहा है। सरकारें बदलती हैं, कोई इसके साथ जा रहा है, कोई उसके साथ जा रहा है। मुकेश जी आप अपनी बात कहिए। चले गए, ये उनकी चॉइस थी। नहीं चॉइस थी, हम कब मना कर रहे हैं? आप तो अभी भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। कहिए मुकेश जी। मैं भाजपा वालों का नहीं कह रहा हूँ, हाँ सबके लिए, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जी का आईना दिखा रहा हूँ। जिन बाबूजी के नाम से आप राजनीति करते हैं, जब उनके सम्मान की बात आई तो मुकेश जी कहिए अपनी बात कहिए। इसके बाद असलम रायनी जी के पास आ रहा हूँ। और अटल जी ने मना लिया तो कल्याण सिंह जी चले गए। जी बता रहे हैं हाँ कि हम लोगों ने, वो एक बहुत कमजोर कैंडिडेट है, बजाज जी कमजोर कैंडिडेट है, उनकी 50 लाख से एक नीचे की उनका वो लगा हुआ है, उनका करोड़पति हैं और इसलिए इन्होंने जानबूझ के कैंडिडेट निर्दलीय रूप में उतारा था। और इन्हें यदि वाकई में दलित समाज से या बहन जी से का आपका गठबंधन चल रहा था, तालमेल चल रहा था, तो बहन जी से बात कर लेनी चाहिए थी और बात करके कैंडिडेट उतार देते, तो ये नौबत आने की जरूरत नहीं। अच्छा हमारे सामने तो जो कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, ये हमारा उम्मीदवार नहीं है। समाजवादी पार्टी कहने को तैयार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम क्यों पूरा लोड लें जब हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा उम्मीदवार ही नहीं, तो हम क्यों उसकी आवाज उठाएं, हमने तो खड़ा किया ही नहीं। तो असलम रायनी जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी बगावत का कारण क्या आपकी बीमारी थी कि आपको साथ नहीं दिया? तो ये तो आपका हो गया, बाकी बच्चे 6 उनके क्या कारण रहे? आप तो आज चर्चा पर भी गए थे, चाय पर उनके साथ, पता चल पाया कुछ? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आपसे पूछना चाहता हूं, पूरा देश देख रहा है, मैं माननीय बहन जी के पास केवल चमार ही कैंडिडेट है क्या? अनुसूचित जात में धोबी और पासवान और वाल्मीकि, क्या ये भी अनुसूचित जात? तो आपको कैंडिडेट की जात पर आपत्ति है रायनी जी? कतई नहीं। जो एक वीडियो में वायरल करता हूं और उस वीडियो को देख करके मना किया जाता है हमारे विधानसभा क्षेत्र में कि उनसे कोई मिलेगा नहीं और दूसरा प्रत्याशी उतारा जा रहा है,
मुझको डिमोलाइज किया जा रहा है, मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं 3,56,000 वोटर जो हमारे विधानसभा में हैं, उन्होंने पूरे मंडल में मुझको अकेले चुना है, तो क्या मैं अपमानित होकर के अपनी जिंदगी को व्यतीत करूं? हमारी नेता या हमारे कोऑर्डिनेटर ये चाहते थे कि मैं फिर वेदांता पहुंच जाऊं। नहीं, एक चीज रायनी जी, आप कह रहे हैं कि ये आपकी परेशानी थी, आपके साथ 6 और साथी हैं सर, उनका भी सेम कारण रहा। विधायकों को यही कमी है, सभी विधायक तो यही, जब लोग मेरे साथ में इकट्ठा हुए तो सभी लोगों का यही कहना है। अब असलम जी, अब मैं एक छोटी सी चीज और पूछता हूँ आपसे। आपने कहा कि ये दिक्कत थी सर, आपने जब बीमारी के बाद अपनी परेशानी हमें जो बताई है, उसके तुरंत बाद कुछ नहीं कहा मायावती जी से? राज्यसभा चुनावों के दौरान ही आपको सब याद आ गया? नहीं, कई बार मिलने का प्रयास किया, उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया। ठीक है। और उनके कोऑर्डिनेटर लगातार प्रताड़ित करते रहे, हर चीज की डिमांड। ये आपका कारण रहा कि प्रताड़ित करते थे, इसलिए आपने बीएसपी का दामन छोड़ने का फैसला किया और आप पर अब कार्रवाई भी की गई है। दामन कहाँ छोड़ा है? नहीं, आपने नहीं छोड़ा सर, आपने नहीं छोड़ा, इसलिए मैं कह रहा था, पूरा आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। मायावती जी ने कार्रवाई की आप पर और आपको निलंबित कर दिया पार्टी से। हालांकि सुबह भी आपके पास हमारी टीम पहुंची थी, जब कहा गया था आपके साथी विधायकों ने भी कि हमारे पास अभी लिखित में कुछ नहीं आया है, उस पर भी हमने लगातार जानकारी आप तक पहुंचाई है। प्रदीप माथुर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि इस पूरे खेल में समाजवादी पार्टी अपने आप को पाक साफ बता रही है, बागी विधायक अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, मायावती ने कह ही दिया है कि हम इस हरकत का जवाब देंगे। कांग्रेस को लगता है कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो एमएलसी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अगर बीजेपी की मदद कर रही है तो सर आपको क्या दिक्कत है? करने दीजिए, उनकी मर्जी है। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर समझ में नहीं आता। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना, कभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध करना, और फिर जब निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है और उसका आखिरी मौके पर पर्चा 5 मिनट पहले पर्चा देखा जा रहा है, समर्थन की बात की जा रही है। पहले तो ये बीजेपी बताए कि उसके पास दलित प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया। दलित प्रत्याशी खड़ा होने में उनको डर किस बात का लग रहा था? 9 के 9 कैंडिडेट खड़े करते, ऐसा गेम प्लान करते ही नहीं। इसके पीछे पूरी एक साजिश थी और रायता फैलाने का एक चक्कर था। बिल्कुल, ये रायता जो है अब बिल्कुल फैल चुका है और इस रायते को समेटने के लिए कोई भी आ जाए, लेकिन समेट नहीं पा रहा है वो, कोई भी पार्टी आ जाए। कांग्रेस से समर्थन मांगा। बिल्कुल, थोड़ा सा समय कम है उदयवीर जी, समर्थन कोई किसी से मांग ही नहीं रहा है, लेकिन सबका दावा यह है कि हमारे पास समर्थन था। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ये रायता फैल गया है, अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये रायता कैसे समेटा जाएगा। एक छोटा